चर्चा करिए, यारों से दोस्तों से चर्चा करिए, अपने फेसबुक पे अपने हिसाब से उसको लिख के डालिए। एक तो होता है इस लिंक को शेयर करना, दूसरा ये होता है कि आप लोग अपने अपने शब्दों में, आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसको भी अपने अपने शब्दों में ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसको शेयर करिए। उद्देश्य यह है कि जो चर्चा हम यहां करते हैं वो कहीं और होती नहीं है, और जो कहीं होती है उससे आम जनता के जीवन में कोई बहुत बदलाव आता नहीं है। शाम वाली चर्चा तो बस वही तू तू मैं वाली हो जाती है, हो के तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, वो चलता रहता है। जो जनता परेशान है, 5 करोड़ लोग। सर इस समय तहसील से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार पे परेशान है। अब इसमें यह भी है कि हाँ 5 करोड़ लोग ऐसे होंगे दोषी होंगे, तो 5 करोड़ निर्दोष होंगे। जो दोषी है वो तो चाहते हैं मुकदमा उनका 20 साल चले, 50 साल चले, क्योंकि जिससे कि मुकदमे खत्म होने के पहले वो खुद ही यहां से चले जाए। सुखराम जी जैसे कितने लोग यहां से, जितने बड़े बड़े सफेद पोस्ट थे लुटेरे, वैसे ही हुआ, उनका मुकदमा चलता रहा, उसके पहले खुद ही वो चले गए। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं वो चाहते हैं उनका मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए। अगर किसी ने उनके मकान पे कब्जा किया, वो चाहते हैं वो खाली कर दे। किसी ने उनके जमीन पे कब्जा किया, वो चाहते हैं खाली हो जाए। किसी का बेटा मारा गया है, किसी बदमाश ने मारा, किसी माफिया ने मारा, तो वो जीते जी चाहते हैं उनकी आंखों के सामने उस हत्यारों को भी सजा हो जाए, फांसी हो जाए, वो देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं आपको सर जौनपुर जिले का एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास वो केस आया है। जौनपुर जिले में एक मुकदमा चल रहा है 1985 से, यानी 35 साल 36 साल हो गए। उसमें केवल यह तय करना था कि वो फला व्यक्ति 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। अगर इतना तय हो जाए 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा, तो जो 10 बीघे जमीन का मुकदमा है अपने आप सेटल हो जाएगा, क्योंकि 2 लोगों ने वसीयत कराई है। एक ने 31 मार्च के पहले कराई है, एक ने 31 मार्च के बाद कराई है। अगर इतना तय हो जाए कि 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा, तो 10 बीघे मुकदमे का फैसला हो जाए। अभी वो जौनपुर में चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। उसके बाद फिर एसओसी, फिर अपील, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। एक जनरेशन उनकी जा चुकी है मुकदमा लड़ते लड़ते। अब वो बेटा लड़ रहा है, जो बेटा कभी 20 साल का पढ़ाई कर रहा था, वो भी 55-56 साल का हो गया, वो भी मुकदमा लड़ते लड़ते हो गया। ये सिचुएशन हो गई है, इतने लोग परेशान हैं। और थानों की स्थिति है कि मतलब जज, हम तो हर मामले में पुलिस को बदनाम कर देते हैं। कोई पुलिस की ये समझने की कोशिश नहीं करता कि 1861 ने पुलिस को किस तरीके से कैद करके रखा हुआ, किस तरीके से पुलिस को एक बधुआ वर्दी वाला मजदूर बना के रखा हुआ है इस 1861 के पुलिस एक्ट में। ये कभी मीडिया में चर्चा नहीं होती। बस कुछ भी हो जाए, पुलिस को गाली दे लो, बात खत्म हो गई। और पंचिंग बैग बनी हुई है पुलिस पूरी तरीके से। तो ये जो हम सर कल्पना हमारी है, जिसपे हम आपसे पहले फोन पे भी चर्चा कर रहे थे, इस देश में 1 नेशन 1 पिनल कोड क्या संभव है, और संभव है तो कैसे संभव है, और उसके क्या क्या फायदे होंगे, आपका इसमें क्या अनुभव है? अश्विनी जी नमस्कार। सुधी श्रोतागण, दर्शकगण को नमस्कार। ये आपने जो बिंदु उठाए हैं अश्विनी जी, आप ऐसा चिंतनशील वरिष्ठ अधिवक्ता जिसने अपना टाइम और एफर्ट इसको दिया है, मेरा आपको प्रणाम। ये न केवल संभव है बल्कि ये होना चाहिए राष्ट्रहित में और जनहित में। फ्रांस में यही समस्या उठी थी कि तमाम कानून सब सामंती, नेपोलियन के आते ही नेपोलियन ने कहा एक कानून होगा, और कोड नेपोलियन के नाम से सारे सिविल कोड के जो 38 नियम अधिनियम थे उनको एक करके आज भी फ्रांस में कोड नेपोलियन के नाम से एक लॉ चलता है। पहले सामंती चलती थी जो राजशाही थी मनमाने तरीके से, और हमने भी राजशाही के आधार पर 1860 और 61 के जो कानून है, पुलिस एक्ट है, वो इसीलिए है कि हम लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे, हमारे लिए कानून हमारी समझ के सर से ऊपर निकल जाए। मैं आपके सामने एक जुमला रखता हूं, बड़े बड़े लॉ के स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इसकी व्याख्या मुझे बताए नहीं, अपने अंदर समझ के बता दें। और हर लॉ की एक्ट में ये है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। ये बड़े बड़े अंग्रेजी जानने वाले भी नहीं बता सकते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी के क्या मतलब क्या होता है। आईटी एक्ट बड़ा नया एक्ट है, लेकिन आप देखें कि कानून की समझ और उसकी व्यवहारिकता सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पहले 66A धारा समाप्त कर दी थी। इसी सोमवार को यानी परसों के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने इसको समाप्त कर दिया, 1000 केस पूरे भारत में कैसे पंजीकृत हो गए। इसका मतलब कानून न सिर्फ क्लिष्ट था, हमने और क्लिष्ट बना दिया।
बना। अंग्रेजों के जमाने में आपने सही कहा कि पुलिस को बंधुआ और जनता को पीसना। जनता पिसती है थाने, तहसील, चौकी में, जनता पिसती है न्यायालय में, जनता पिसती है। मैं स्वयं भी, मेरे दादाजी ने जो कोर्ट केसेस किए थे आज तक मैं भुगत रहा हूं। मैं तो अब बुढ़ा हो गया, अब मेरा बेटा उसको लड़ेगा, भगवान जाने उसको समापन होगा कि नहीं होगा। आपने सही कहा, 5 करोड़ अगर केस हैं तो मेरा मतभेद है, 5 करोड़ लोग प्रभावित नहीं होते हैं। एक केस में 5 व्यक्ति कम से कम प्रभावित होते हैं, कम से कम। तो ये 25 करोड़ तक ये संख्या जाती है। एक अपराध, एक व्यक्ति नहीं, एक अपराध कम से कम 5 से 8, 10 व्यक्ति होते हैं। तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट अश्विनी जी ये होगा कि इसकी जो गिनती होगी वो 25 करोड़ भारतवासी पिस रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि थाने चौकी किस तरह से सामंती रूप से चलते हैं। अंग्रेजों के जमाने का किस्सा बताया जाता है कि कैसे कानून अपने शिकंजे में गरीब आदमी को लेता है। गरीब आदमी अपने पिता की लाश को लेकर के थाने गया और कहा कि देखिए मेरे पिता की बन्ने, भोंदू और कल्लू ने कत्ल कर दिया। तो दीवान जी ने कहा कि हम रपट लिख देंगे, ये बताओ किस कलम से लिखें। एक ये 5 रुपए की कलम है, एक 50 रुपए की कलम है, 100। उस जमाने की बात कर रहा हूं जब सोना 100 रुपए तोला था। तो आज 5 रुपए मान लीजिए, 5,000 रुपए समझ लीजिए। उनका 5 रुपए की कलम से क्या होगा बाबूजी? तो उनका 5 में जो तुम कहोगे वो हम लिख देंगे। उनका 50 में, तो 50 में ये कि हम थोड़ा तुम्हें राय और परामर्श दे देंगे। और 100 रुपए में, 100 रुपए में ये होगा कि कहीं चला जाए सजा होके रहेगी। तो उनका बाबूजी 100 रुपए कल पैसा है नहीं, 25 रुपए अभी लो, 75 रुपए अभी आ जाते हैं। दीवान जी ने कहा कि मजरूब, जिसको कि घायल था, जो कि मर चुका था, मजरूब मेरे सामने आया और उसने कहा कि बन्ने, भोंदू और कल्लू ने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल मर्रासन होकर जान बचाने की नियत से यहां भाग के आया हूं। और इतना कह के उसकी हिचकी हुई और मेरे सामने उसने दम तोड़ दी। मतलब इसका थी एफआईआर कम डाइंग डिक्लेरेशन हो गया और लाश का छाप अंगुष्ठ दीवान जी ने एफआईआर पे लगा लिया। ये केस ऑन रिकॉर्ड है कि प्रिवी काउंसिल तक गया, यानी आज की सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां सजाए मौत भी हो गई। आप ये देख लें कैसा कानून की गिरफ्त में हमारी जनता को पीस करके कैसा उसका शोषण करने का तरीका तैयार कर लिया और तनख्वाहें ऐसी रखी कि तुम जनता से अपनी तनख्वाह अलाउंस से वसूल करो, सरकार तुम्हें केवल जेब खर्च, चाय नाश्ते भर को पैसा देगी। रिजल्ट ये था कि जनता के ऊपर ही है। और तमाम बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार कानून और उसको इतना ज्यादा क्लिष्ट बना के हमने रख दिया। कानून तो इतना सरल है कि जो हमारी आपकी बोलचाल की भाषा है वही होनी चाहिए। अश्विनी जी, आज के युग में तो मैं ये भी कहूंगा, एक कानून। और आज हम ये कहते हैं कि मैं जहां जा रहा था परी चौक पे मेरी जेब में किसी ने हाथ डाल के बटुआ निकाल लिया, तो कॉम्पेंडियम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे बता दे कि किस किस धारा के अंतर्गत मुकदमा लिखा जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर एनेबल्ड, सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम्स आ गए हैं, पश्चिमी देशों में ये चल रहे हैं। हमारे यहां भी आप ऐसे प्रबुद्ध लोग जब पहल करेंगे, निसंदेह इसकी पहल होगी और इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। तो जैसे मैं सर आपसे, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। अब आजकल क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं पिछले 5-6 महीने से, और खासतौर पिछले 2 महीने से, जब से धर्मांतरण की घटनाएं आई, उसके बाद कोई कह रहा है अलग से कानून बनना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ होना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ होना चाहिए। मैं बहुत लोगों से मिलकर आग्रह कर रहा हूं कि आप पहले से इतना बड़ा मकड़जाल बना हुआ है, इतने दुनिया भर के कानून है जो थानेदार को ही नहीं पता होते, थानेदार को नहीं, कई बार तो हम लोगों को नहीं पता होते, ये भी कानून बना हुआ है जी। भाई एफआईआर लिखना है हवलदार को, हवलदार 10वीं या 12वीं पास, और बेचारा वो 10 घंटे नौकरी करता है, 2-4 घंटे और भी कुछ और भी काम करता रहता है, 12-14 घंटे उसकी ड्यूटी है। आप उससे आशा करते हो कि आपने जो 100 कानून बना दिए वो 100 कानून पढ़ के रखे, 100 कानून अपने टिप्स पे रखे, और 100 कानून में रिस्पेक्टिव जो एकदम एप्रोप्रिएट कानून है उसके हिसाब से आपका मुकदमा दर्ज करिए। कैसे हो सकता है? हम क्यों नहीं, जो लोग मांग कर रहे हैं, मैंने उसे ही आग्रह किया कि आप लोग अलग से कानून की मांग मत करिए, इस 1860 के इंडियन पिनल कोड को बदलने की मांग करिए। और जितने भी कानून है, चाहे वो भ्रष्टाचार कानून हो, चाहे वो अपराध का कानून हो, कालाधन का कानून हो, या हवाला का कानून हो, या बेनामी प्रॉपर्टी का कानून हो। अब आज की स्थिति में सर ये हो रखा है कि घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, मुनाफाखोरी का कोई कानून ही नहीं है, मानव तस्करी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, और
चंदन की लकड़ी की तस्करी का अलग कानून। अलग कानून। मतलब ये सिचुएशन हो रखी है। और कई बार मैंने ये देखा कि कुछ एक राज्य ने कानून बनाया लेकिन उसको सेंट्रल में बनाया नहीं, जबकि जो अपराध है वो पूरे देश भर में है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र ने काला जादू अंधविश्वास खिलाफ एक कानून बनाया। काला जादू अंधविश्वास केवल महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं है, वो काला जादू अंधविश्वास उत्तर प्रदेश में उतना ही हो रहा है, इवन देश की राजधानी दिल्ली में उतना ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर उसको एक स्टेट लेवल क्यों छोड़ना, जब हमारा आर्टिकल 14 कहता है सर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हम उसको एक्सप्लेन करें, थोड़ा उसको समझें, तो वो ये कहता है कि इस देश में सभी नागरिकों को कानून का इक्वल प्रोटेक्शन होगा। अब महाराष्ट्र में आपने काला जादू अंधविश्वास का कानून बना के वहां के नागरिकों को तो एक प्रोटेक्शन दे दिया, लेकिन जो दिल्ली में पीड़ित है काला जादू अंधविश्वास से, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये तो सरासर खुलेआम संविधान के आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अगर इंटरप्रेट करें, खासतौर पे उसका हम पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करें या हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करें, तो बड़ा स्पष्ट होता है कि जो ऐसे नहीं हो सकता है कि जो चीज यूपी में अपराध है और वो अपराध महाराष्ट्र हरियाणा में भी है। आपने यूपी ने कानून बना दिया, हरियाणा ने कानून बनाया नहीं, तो यूपी वाले को तो एक मिल गया कानून का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन हरियाणा के नागरिकों को तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिला नहीं। तो ये जो बेसिक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इनफैक्ट मैं इस पे गंभीरता के साथ सोच भी रहा हूं, आज आपके सामने मैं अनाउंस भी कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्द इस पे सुप्रीम कोर्ट मूव भी करने वाला हूं। इस पे काम हमने शुरू कर दिया है कि इस देश में वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए। नहीं तो जब तक वन नेशन वन पिनल कोड नहीं होगा, तब तक आर्टिकल 14 का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो मुझे लगता है डेड लेट, एक तरीके से वो इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाएगा। आपने जी आपने बिल्कुल ठीक कहा अश्विनी जी, और मैं हम सबकी हजारों आपके दर्शक, लाखों दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये अनुच्छेद 14 संविधान का अतिक्रमण है कि जो अगर सुरक्षा या जो सुरक्षा कवच, कानूनी कवच महाराष्ट्र को मिल रहा है, अंधविश्वास और इस तरीके के जादू टोने आदि के कुप्रथाओं को लेकर के वो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अगर है तो सबको मिलना चाहिए। इसी तरीके से धर्मांतरण अगर है तो 6 स्टेट्स ने इसके बारे में कानून पारित किया है, जबकि समस्या पूरे देश की है। इसी तरीके से जो लव जिहाद के जो प्रकरण है, कानून बनाया है केवल 3 प्रांतों ने, जबकि समस्या पूरे देश की है। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको एक समग्र, एक तरीके से पूरा एकीकृत, कंसोलिडेटेड एक कॉम्पेंडियम की तरीके से कानून की शक्ल स्टैट्यूट बुक की दे करके एक, और यहां रही बात इसकी, आपने तो खैर स्वीकारोक्ति किया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी इसके बारे में जानकारी का स्तर वो नहीं है जो कि होना चाहिए। और पुलिस अधिकारियों के बारे में तो मैं क्या कहूं, तो मैं कहूंगा तो बहुत ही जग हंसाई वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वाकई ये जो समस्या है, ये सामान्य समस्या नहीं, बड़ी विकराल समस्या है। और कानून में अगर ये उम्मीद की जाती है कि हमारे विद्वान अधिवक्तागण, पुलिस अधिकारीगण कम से कम पथ प्रदर्शक के रूप में रहे, ऐसा ना हो कि अंधे अंधे को लेकर चले, दोनों ही डूब जाएं। हालात बिल्कुल ऐसे ही है। आईटी एक्ट को लेने नया एक्ट है, लेकिन एक आईओ साहब ने जब हार्ड डिस्क को ले जाके कोर्ट में एक पेश करना था सबूत के तौर पे, तो उन्होंने हार्ड डिस्क में छेने हथौड़ी से छेद करके उसमें सुतली सूजन लगा करके एग्जिबिट, अब हार्ड डिस्क की तो ऐसी तैसी, साक्ष्य की तो सब सत्यानाश हो ही गया। ये तो स्तर है हमारे जानकारी का स्तर हमारा इतना निम्न कोटि का क्यों है? निम्न कोटि का इसलिए है, कानून की इतनी ज्यादा संख्या, उनके बारे में अनभिज्ञता, उसके बारे में कोई वांछित वर्कशॉप, प्रशिक्षण का ना होना, कोई प्रैक्टिकल का ना होना। इसके पहले जब हम लोग नौकरी में आए थे, छोटी छोटी बातें होती, डकैती की 4 था, बयान, नेचर ऑफ लाइट, हथियार, इकबालिया बयान, मौका मुआयना, नक्शा, ये तमाम चीजें बताई जाती थी। आज बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई है। विवेचना में बिल्कुल अंधेरे में तीर चलती, लग जाए तो अच्छा, जबकि संभावना बड़ी कम है। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए हमारा कन्विक्शन रेट अश्विनी जी बिल्कुल ही बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हमारी गुणवत्ता, इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता क्यों समाप्त हो गई? लॉ की जानकारी नहीं है। लॉ की जानकारी क्यों नहीं? कि लॉ इतने ज्यादा हैं, और लॉ इतने ज्यादा है, उनको हमने और इतना कॉम्प्लिकेट करके बना दिया है
कि लोग उसको समझ ही नहीं सकते। सामान्य से व्यक्ति को छोड़ दीजिए, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते उनकी समझ में भी आसानी से लॉस नहीं आते हैं। अगर आते होते तो सुप्रीम कोर्ट को परसों के दिन ये तल्ख टिप्पणी नहीं करनी होती, क्योंकि आपने कानून की बात तो की, लेकिन उसके बाद जो केस लॉज सुप्रीम कोर्ट के और अन्य हाई कोर्ट के दिशा निर्देश आते हैं, जो केस लॉज है उनको कौन पढ़ेगा, उनका अनुपालन कौन कराएगा, और न कराने पे जो शर्मिंदगी कल परसों सोमवार को हुई थी, वो हम सबको उठानी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब धारा 66A हटा दिया था, किन परिस्थितियों में ये 1000 केस। मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा अश्वनी जी। निर्भया केस के बाद 13th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट व्यवस्था हो गई, सुप्रीम कोर्ट की बृहत दिशा निर्देश हो गए कि निर्भया फंड होगा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के संबंधित जो प्रकरण होंगे पॉक्सो के, उसमें जो भी विवेचना होगी वो महिला अधिकारी ही करेंगी। वारंट और सम्मन की तामीला छोड़ के बाकी पूरी प्रक्रिया, बयान, विवेचना, प्रोडक्शन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, यथा सामर्थ्य यथाशक्ति सब महिला अधिकारी करेंगी। जी। आप 2 इंपॉर्टेंट केसेस आपके सामने हैं, आप निकाल के देख लीजिए। आप ये देखेंगे कि 5% गलती से कहीं महिला अधिकारी आ गई तो आ गई, वरना 95% वो महत्वपूर्ण काम जो कि सरासर अवैधानिक थे वो पुरुष अधिकारियों ने किए। क्यों किए? निर्भया फंड हम क्यों अब तक केवल 34% का इस्तेमाल कर पाए? इसके अलावा जो प्रक्रिया होती है कानून की, इन्वेस्टिगेशन की, लॉ के इंप्लीमेंटेशन की, 13th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट अश्वनी जी बड़ी क्रांतिकारी एक कदम था जस्टिस वर्मा कमेटी की। और उसमें मुझे बताया जाता है आप ऐसे विद्वान कम से कम 500-600 अधिवक्ताओं ने अपना योगदान दिया था, तब रिपोर्ट तैयार हुई थी। और रिपोर्ट तैयार होने के बाद फिर हुआ क्या? नतीजा 0/0। हम जहां थे उससे भी बद से बदतर स्थिति में आ गए। बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, यौन उत्पीड़न, यौन अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉक्सो की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि हमने जो वांछित प्रिकॉशंस थे वो लिए नहीं, विवेचना की गुणवत्ता को बढ़ाया नहीं, हमने कन्विक्शन रेट बढ़ा नहीं पाए, दोषियों को सजा दिला नहीं पाए। तो ये तो खैर हमने दावतनामा मुसीबत को वैसे ही दे रखा था, और जब हमने दावतनामा दे ही दिया है तो अब ये आपका जो अभियान है और ये जो आप करने जा रहे हैं, भगवान आपको सफल करे, भगवान आपको सफलता दे। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, हम सब बड़ी कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि आप सफल हों, क्योंकि देश और समाज सुरक्षित तभी रहेगा जब कानून इंप्लीमेंट हो सके, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम हो, अनुच्छेद 14 संविधान का हम सबको उसका आशीर्वाद और उसकी सुरक्षा उस वट वृक्ष की मिलती रहे। लेकिन वो कब होगा? जब एक कानून निर्भीकता, निर्भयपूर्वक, पारदर्शक तरीके से उसका अनुपालन हो। सर 8 तारीख को आपको भी रहना है सर जंतर मंतर पे, आप कहीं कहीं कुछ कार्यक्रम मत रखिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं उपस्थित होऊंगा। और मैं आपको सभी दर्शकों से कह रहा हूं कि प्लीज इस लिंक को आप जब ये बातचीत खत्म हो जाए तो अपने अपने सांसद को टैग जरूर करिएगा। इस यूट्यूब की लिंक को अपने सांसद को टैग करके आप ट्वीट करिएगा, और मुझे भी आप टैग करिए, मैं उसको रीट्वीट करूंगा। आपके सांसदों को पता होना चाहिए कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं। और मैं सर उसमें 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। लव जिहाद के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। सेक्शन 493 इंडियन पिनल कोड में धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा का प्रावधान है। बस वो चूंकि मैकाले को उस समय ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि क्या क्या कितने तरीके के धोखे होंगे। अगर हम सेक्शन 493 में एक सब क्लास और जोड़ दें, 493A जोड़ दें, और उसमें धोखे से विवाह को डिफाइन कर दें, तो लव जिहाद पूरे देश में अपराध हो जाएगा। अलग अलग कानून की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, जब ट्रिपल तलाक कानून की बात आई थी, मैंने उस समय भी कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर दिया तो यानी ट्रिपल तलाक इलीगल हो चुका है। अब अगर कोई ट्रिपल तलाक दे रहा है तो क्या कर रहा है? वो मेंटल क्रुएल्टी कर रहा है। सेक्शन 498A में क्रुएल्टी डिफाइन है, सजा का प्रावधान है। केवल उसी में हमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन करने की जरूरत है 498A में कि ट्रिपल तलाक इंक्लूड्स मेंटल क्रुएल्टी या मेंटल क्रुएल्टी इंक्लूड्स ट्रिपल तलाक। इतनी सी बात करनी थी, ट्रिपल तलाक पूरे देश में अपराध हो जाता। एक अलग से जो कानून, बेसिकली अलग से कानून का पॉलिटिकल फायदा तो होता है, अलग से कानून पे बढ़िया मतलब जय जयकार होती है, भाई एक कानून और बन गया एक कानून। लेकिन जनता को ये बात समझ में नहीं आ रही है सर। और आपको बुलाने का, आप जैसे विद्वान को बुलाने का यही फायदा है कि कम से कम जनता इस बात को समझे कि आपको एक अलग कानून जो दिया जा रहा है वो आपके लिए और मुसीबत खड़ी की जा रही है। अल्टीमेटली पुलिस के लिए एक नया बर्डन क्रिएट किया जा रहा है। सिमिलरली 494, हमने सर सेक्शन 494 आईपीसी को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में
5 जजों के बेंच को रेफर हो चुका है। 494 में एक से ज्यादा शादी करने पे 7 साल की सजा है। जी हाँ, लेकिन वो एक समुदाय को उसमें से छूट दे रहा है। दिया है। और वो तो सेक्शन 494 में केवल 5 ऐसे वर्ड हैं, आप जरा एक बार देखिएगा, उन 5 वर्ड्स को अगर काट के निकाल दें तो बहु विवाह पूरे देश में अपराध हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेक्शन 375 में रेप की 5 डिफिनीशन है। अगर हमें उसमें 6वीं डिफिनीशन जोड़ दें कि हलाला भी रेप है, मुताह भी रेप है, या मिस्यार भी रेप है, तो मुताह मिस्यार हलाला के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। इसीलिए बेसिकली हमने सर बहुत सोचा और फिर यह तय किया कि जब तक ये पुराना ढांचा गिरेगा नहीं तब तक नया ढांचा बनेगा नहीं। इसलिए 8 अगस्त को हम इन सारे कानूनों को जलाने जा रहे हैं जो 15 अगस्त 1947 के पहले बने हुए थे। हम ये कह रहे हैं कि जब हम फ्रांस से हजारों करोड़ रुपए देके राफेल खरीद सकते हैं तो फ्रांस के अच्छे कानून क्यों नहीं ले लेते हम? रसिया से हम हजारों करोड़ रुपए देके सुखोई खरीद लेते हैं और रसिया के अच्छे अच्छे कानून क्यों नहीं ले लेते? इजराइल के, अमेरिका से हम राइफल खरीदते हैं और दुनिया भर चीज खरीदते हैं। सिंगापुर से हम क्या क्या नहीं खरीदते। हम उनके अच्छे अच्छे कानून अगर हम उनसे कानून की नकल करेंगे, हमसे पैसा थोड़ी लेगा, उसका रॉयल्टी थोड़ी मांगेगा, वो तो खुशी खुशी दे देगा। हमारे अगर विदेश मंत्री सिंगापुर के विदेश मंत्री से बोले कि जी हमें अपने टॉप 10 कानून बनाए बताइए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, या आप वो व्यवस्था बताइए जिससे हमारे देश में भ्रष्टाचार, वो खुशी खुशी आपको बता देंगे भैया हमने ये किया, आप भी यही कर लो। ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। तो अब ये जो आगे सर हम इंडियन पिनल कोड को हम सोच रहे हैं, इस पे आपका क्या मार्गदर्शन है? इसको व्हाट इज वे फॉरवर्ड, हम इसको आगे बढ़े कैसे? एक तो हमने सोच लिया 8 अगस्त को हम जलाएंगे। दूसरा, इसमें सरकार क्या काम कर सकती है? जैसे एक कमेटी बनी हुई है आईपीसी की रिव्यू कमेटी, लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें केवल एक व्यक्ति महज जेठमलानी जी तो हैं जो वकील भी हैं और थोड़ा सामाजिक उनको अनुभव है। ना उसमें कोई डीजीपी है, ना उसमें कोई कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप का आदमी, मतलब ना कोई उसमें आईएएस है, ना कोई आईपीएस है। ऐसे वो सारे एकेडमिक लोग हैं, वो टीचर्स और प्रोफेसर हैं, उनका कोई जमीन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि कम से कम उस कमेटी को बड़ा किया जाए, उसमें 2 डीजीपी रखे जाएं, 2 आईएएस रखे जाएं, 2-3 और सीनियर एडवोकेट रखे जाएं, 2 हाईकोर्ट के जिन्होंने क्रिमिनल लॉ देखा हो ऐसे जज रखे जाएं। एक तरीका तो ये होता है, बाकी और क्या हो सकता है सर आप बताइए। अश्विनी जी, मैं आपको पहले बधाई देना चाहूंगा। 8 अगस्त आगामी एक ऐतिहासिक दिवस है और मैं समझता हूं कि पूरा विश्व देखेगा कि आपने क्या दिशा निर्देश और क्या मार्गदर्शन किया है हम सबका। और रही बात यह कि सर्वश्रेष्ठ कानून, ये बिल्कुल सही है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है सिंगापुर से ले लीजिए, इजराइल से ले लीजिए, इजराइल में किस तरीके से चरमपंथियों के बारे में कार्रवाई होती है उसको सीखने की जरूरत है। अमेरिका का पेट्रियट्स एक्ट है, हम लोग मानवाधिकार करते रहते हैं। अमेरिका की अगर हम देख लेंगे तो हमारे यहाँ सारे पुलिस बल सेवा समिति के स्तर पे आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा उसको डिटेल सर बताइए, कम से कम लोग हमारे साथ में जितने हमारे राष्ट्रवादी साथी हैं, जितने भाई लोग हैं, इनको भी पता चलेगा, लोगों से चर्चा करेंगे। थोड़ा बाहर कुछ बेस्ट प्रैक्टिस बताइए आप। 9/11 जब हुआ था उसके बाद अमेरिका ने पेट्रियट्स एक्ट किया था कि इस तरीके की गतिविधियों में, चरमपंथी गतिविधियों में अगर कोई पकड़ा जाता है तो अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज उसको ले जा करके कहीं गुप्त स्थान पे ले जा करके और उसको पूछताछ करने के लिए दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों नजरबंद रख सकती हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है उनको कि उनको कहां रखा गया है। यहां पे जिस तरीके से हो हल्ला होता है ना, ये साहब बड़े बुजुर्ग थे, ये साहब बेचारे विद्यार्थी थी, ये कानून में किसी जगह भी, इजराइल में, सिंगापुर में, अमेरिका में ये कहीं छूट नहीं है कि आप हमारी पीठ में चाकू भोंकें और हम देखें कि आप विद्यार्थी थी, महिला थी, बेचारे बड़े बुजुर्ग थे, तो चाकू मारने का अधिकार तो किसी को नहीं हमारी पीठ में। हमारी पीठ कोई वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं जिसके मन में आए चाकू गोद के चला जाए। और वहां के सजा का एक बार देख लें, 150-150 साल की सजा का प्राविधान है अमेरिका में। 150-150 साल। आप समझ लें कि अगर आदमी ने कम से कम 20 साल की उम्र में अपराध किया है, 150 साल की सजा हो गई, ये मान के चलिए कि वो जेल से बाहर अब आने वाला नहीं है। नहीं, कुछ में सर, कुछ में 6000-7000 साल की भी सजा हुई है। जी हाँ, इतनी सजा उनकी है। और हर सेंटेंस कॉन्सिक्यूटिवली चलता, कॉन्करेंटली कोई सेंटेंस नहीं चलता है। तीसरी, संपत्ति तो भूल जाए। अब हमारे जैसे देश में है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, यूपी का यूपी कंट्रोल ऑफ गैंगस्टर्स एक्ट, यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट, इसके अलावा और जो हमारे अच्छे अच्छे एक्ट्स हैं,
इसके बारे में ये चाहिए कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इनको शामिल कर लें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, हमारे इंटरनली भी यूएपीए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत देशभक्त किस्म के लोग होते हैं उनको हर चीज से आपत्ति। मैं बता दूं आपको, अमेरिका का अगर पेट्रियट एक्ट या इजराइल का डिफेंस ऑफ इजराइल एक्ट अगर बाईपास सर्जरी है तो हमारा यूएपीए जो है ना, ये च्यवनप्राश से ऊपर नहीं जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं यूएपीए में। तो ये तो हमारा लोकतंत्र है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मनमाने तरीके से जो कहते, ये बुजुर्ग थे, ये बेचारी विद्यार्थी थी, तो बेचारी विद्यार्थी मिर्चे का पाउडर क्यों घोल के तैयार कर रही थी पुलिस फोर्स में फेंकने के लिए? तेजाब की बोतलें की ये बेचारी इकट्ठा कर रही थी, ये बेचारी किस तरीके से चाकू ला करके बांट रही थी, ये बेचारी किस तरीके से पैम्फलेट छपवा के बांट रही थी। इन बेचारियों के बोलने के लिए अश्विनी जी हजारों लोग हैं और देश के लिए बोलने के लिए एक या दो लोग व्यक्ति हैं। इस चीज को देखने की जरूरत है। आज अगर हम नहीं चेते अश्विनी जी तो बहुत देर हो जाएगी। 8 अगस्त इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐतिहासिक दिन है, उसमें कोई प्रमाद न करे, सब लोग इकट्ठा हो और एक दिशा निर्देश दें। सारे एमपीज एमएलए को उस दिन चयन करना होगा, वो आपके साथ हैं या हमारे दूसरे साथियों के साथ हैं। और जनता भी देख रही है, अगर दूसरे की तरफ गए तो दोबारा राजनीति करने का कष्ट न कीजिएगा, जनता दुत्कार के भगा देगी। अश्विनी जी सर, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मकोका का एग्जाम्पल दिया, यूपी के गैंगस्टर एक्ट का एग्जाम्पल दिया। वास्तव में अगर हम ये देखें तो हमारे कुछ राज्यों ने अलग अलग फील्ड में अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं। अगर उन कानूनों को भी हम आईपीसी में शामिल कर लें, भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर गैंगस्टर एक्ट में तीन अच्छे सेक्शन है, उसको वहां से उठा ले, मकोका में कोई एक अच्छा सेक्शन है वहां से उठा ले, तो हम अपने अंदर भी एक अच्छी व्यवस्था कायम कर सकते हैं। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है, अब गैंगस्टर एक्ट जिस तरीके से यूपी में पुलिस को अधिकार देता है कि प्रॉपर्टी भी सीज कर ले, बुलडोजर भी चला दे, ये हरियाणा में तो नहीं दे रहा है। हरियाणा में ऐसा कोई कानून नहीं है, पंजाब में ऐसा कोई कानून नहीं है। जबकि जो समस्या, जो अपराध यूपी में है, जो माफिया राज यूपी में है, वही माफिया राज राजस्थान में, वही माफिया राज पंजाब में भी है। इसलिए एक सेंटर एक्ट की जरूरत है। अपराध के मामले में तो सर आप इस बात से सहमत ही होंगे कि अपराध के मामले में हमें अब देर नहीं करना चाहिए। जो माफिया राज और अलग अलग तरीके का माफिया राज चल रहा है, खनन माफियाओं का अलग सिस्टम चल रहा है, शराब माफियाओं का अलग सिस्टम चल रहा है, ड्रग माफियाओं का अलग, उनका एक अलग पूरा सिंडिकेट चल रहा है। इस माफिया राज को अगर हमें तोड़ना है तो वो तो जब तक ये कानून नहीं खत्म होंगे यह असंभव है। और हम आज माननीय सांसदों से भी आग्रह करेंगे, इस बातचीत को कई सारे माननीय सांसद सुनते हैं, सर मुझे पता चला है, वो बड़ी तारीफ भी करते हैं जब आप आते हैं या बातें होती हैं तो बाद में मेरे पास फोन आता है। एक दिन एक प्रदेश के डिप्टी सीएम का फोन आया कि हमने आपकी कल आपकी बातचीत सुनी थी, आपने बड़ी अच्छी चर्चा किया था। एक दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री का फोन आया, उन्होंने बोला हमने आपकी कल 8 बजे की चर्चा सुनी थी। हमारा यह कहना है कि इस समय देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है सर, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां हैं, इतनी देश विरोधी गतिविधि चीन में नहीं होती, फ्रांस में नहीं होती, अमेरिका में नहीं होती, इजराइल में नहीं होती, सिंगापुर में नहीं होती, भारत में ही होती है, क्योंकि यहां का कानून घटिया है। हमने कानून को बदलने के बारे में सोचा ही नहीं। अगर एक व्यक्ति 10 साल पहले कहता, जिस व्यक्ति ने 10 साल पहले कहा कि पुलिस हटा लो 10 मिनट के अंदर हिंदुओं को साफ कर देंगे, आपको भी ध्यान होगा सर उस बयान के बारे में। किस तरीके से हैदराबाद की घटना है, हैदराबाद घटना है। अगर उस व्यक्ति के लिए हमारे पास ऐसा कानून होता कि उसको 20 साल की सजा हो गई होती, तो मुझे लगता कट्टरवाद, चरमपंथ, मजहबी उन्माद पे कंट्रोल होता। लेकिन उसने इतनी खुलेआम धमकी दिया, उसके बावजूद वो विधानसभा में जाके बैठा हुआ है, तो फिर तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। एक व्यक्ति अगर गमले में, बालकनी में 300 करोड़ की गोभी उगाता है और उसके बाद भी बाहर घूम रहा है, तो ये तो नाकामी है। इसका मतलब डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन दवा नहीं बदल रही है। अगर बड़ी सीधी सी बात, अगर सर मुझे कोई बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्या करेगा? पहली बात तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, सबसे अच्छी दवा लिखेगा। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर हमारा रोग नहीं, बीमारी ठीक नहीं हुई, बुखार नहीं उतरा, अगली बार जाएंगे तो वो दवा को कंटिन्यू नहीं करेगा, वो फिर से जांच पड़ताल करेगा, फिर से पूछताछ करेगा और दवा बदल देगा। दवा कंटिन्यू नहीं होगी। हमारे यहां क्या हो रखा है, 70 साल से डॉक्टर तो बदल रहे लेकिन दवा नहीं बदल रही है।
चूंकि दवा नहीं बदल रही है, इसलिए ना घूसखोरी कम हो रही है, ना जमाखोरी कम हो रही है, ना मिलावटखोरी कम हो रही है, ना कालाबाजारी कम हो रही है, ना मानव तस्करी कम हो रही है, ना घुसपैठ कम हो रही है, ना आपकी हवाला कारोबार कम हो रहा है, वो वहीं का वहीं चल रहा है। और हवाला कारोबार में तो गजब हो गया, जिस अटैची में 100 रुपए रखने पे 1 करोड़ आता था, अब उसी अटैची में 2000 के नोट रखने 20 करोड़ आने लग गया। तो हवाला कारोबार तो एक तरीके से और बढ़ गया। भाई इस देश में सर सारे जितने भी देश विरोधी काम है, सबकी फंडिंग काले धन हवाला से होती है। हमसे ज्यादा अच्छी तरीके आप जानते हैं। जी 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 जी। उन्मादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, कट्टरपंथियों की फंडिंग काला धन हवाला से, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से, और आजकल तो देश विरोधी ट्वीट करने के लिए भी काला धन हवाला से फंडिंग होती है। बेशक। देश विरोधी फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए काला धन हवाला से फंडिंग हो रही है। अखबार में देश विरोधी लेख लिखने के लिए काला धन हवाला से फंडिंग हो रही है। कुछ तो ऐसे हैं 2-4 सांसद, भूतपूर्व सांसद हो चुके हैं, आज की डेट में सांसद नहीं है, उनका रोजी रोटी केवल यही चल रहा है। ट्विटर पे ब्लूटूथ मिल गया है, 2-4 लाख उनके फॉलोअर हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, बस इसी ट्वीट करने के बदले उनकी फंडिंग चल रही है। फंडिंग चल रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग दलित चिंतक, दलित विचारक के नाम पे ट्वीट कर रहे हैं, उनकी अलग अपनी दुकान चल रही है, दुकानें चल रही है। जी जी जी। तो जब तक हम कठोर, मैं सर मेरी एक पीआईएल चल रही है कंसेक्टिव सेंटेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि करप्शन के मामले में कोई सजा कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए, कंसेक्टिव होनी चाहिए। तो मैंने उस समय एग्जामिन किया, अमेरिका में हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मिनिमम 10 ईयर है, मैक्सिमम 200 ईयर है, और वो कंसेक्टिव भी है। इसलिए वहां पे कई सारे हवालाबाजों को 1200 साल की सजा मिली है अमेरिका में। मैंने बाकायदा अपने पीआईएल में लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को 1200 साल की सजा मिली। हमारे यहां 3 से 7 साल। ऐसे लगता किसी पादरी ने आके कान में फूंक दिया है सरकारों के कि जो भी सजा बनाना 3 से 7 साल बनाना। घूसखोरी 3 से 7 साल, जमाखोरी 3 से 7 साल, मिलावटखोरी 3 से 7 साल, काला धन 3 से 7 साल, हवाला कारोबार 3 से 7 साल, बेनामी संपत्ति 3 से 7 साल, आय शरीक संपत्ति। ऐसे लगता है कि किसी ने बना के चला दिया, वो धागा बांध दिया, बस 3 से 7 साल रखना, आगे मत बढ़ना। अरे जितनी भाई भ्रष्टाचार बलात्कार से किसी मामले में कम नहीं है। जितनी सजा बलात्कारी को मिलती है उतनी सजा कम से कम भ्रष्टाचारी को तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब इसको इंडियन पिनल कोड को लेके सर मेरा आपसे आग्रह है, अगर आप आना चाहें सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप भी साथ में आए, लेकिन हम तो मूव करेंगे। लेकिन 8 अगस्त वाले कार्यक्रम को लेके आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, और आपका उसमें जो आपके जिस तरीके से भी आप हमें मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि 8 अगस्त में कम से कम पूरे देश में हमारे जितने रिटायर्ड पुलिस के साथी हैं वो भी जानते हैं 1861 के पुलिस एक्ट ने उनको क्या बना के रखा हुआ था। इसलिए मैं आज आपके सामने आग्रह करूंगा, जितने देश भर के हमारे खासतौर पे पुलिस के, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जवान रहे, चाहे वो हवलदार रहे, चाहे थानेदार रहे, वो भी 8 अगस्त को कम से कम और कुछ नहीं तो 1861 का पुलिस एक्ट जरूर जलाएं। ये मैं आपके सामने आग्रह करता हूं। अश्विनी जी बहुत सुंदर विचार है, और मैं बताना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में अवकाश प्राप्त और सेवारत पुलिस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, पीसीएस, पीपीएस अधिकारी आपको सुनते हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, और 8 तारीख का बड़ी बेकरारी से इंतजार भी कर रहे हैं। निसंदेह आपने कहा आईपीसी माफिया गतिविधियों को नहीं आइडेंटिफाई करती है, ऑर्गेनाइज क्राइम को नहीं आइडेंटिफाई करती है, लेकिन बहुत कुछ आइडेंटिफाई करती है। लेकिन अब अप्रासंगिक हो गया। आपने सही कहा कि डॉक्टर अगर इलाज नहीं बदल पाता है तो डॉक्टर वही रहता है, पर्चा बदलता है। हर मुठभेड़ के बाद हम इसकी समीक्षा करते हैं, हथियार उपयुक्त था, अनुपयुक्त था। अगर अनुपयुक्त था तो हथियार और उसके कारतूस तुरंत बदल दिए जाते हैं, वरना अगली बार फिर धोखा होगा। इसलिए ये जरूरी है कि अगर हमारी 3% कन्विक्शन है, 10% कन्विक्शन है, और हम 3 और 7 साल भी किसी को शातिर अपराधी को सलाखे के पीछे नहीं रख सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चिंता का अवसर है। क्योंकि आज अगर हम चूके तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है और लग चुका है, क्योंकि हमारे जो हितैषी हैं सीमा के बाहर और सीमा के अंदर, मैं दोनों के आरोप लगा रहा हूं, उनको मद्देनजर उनकी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए कि इससे पहले कि वो हमारे पीठ पर दोबारा चाकू मारें, हम सावधान सतर्क हो जाएं। उनको भी हम 1200 साल नहीं तो कम से कम 200 साल के लिए सलाख के पीछे भेज ही सकें। सर मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं।
एक तो भ्रष्टाचार का एग्जांपल देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जी ने पीआईएल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उनकी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने असम में घुसपैठियों को पहचानने का ऑर्डर किया और उनके मुख्यमंत्री के काल में वहां पे एनआरसी हुआ। तो आप जरा खुद सोच सकते हैं कि बड़े पैशनेटली उन्होंने करवाया। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो एनआरसी फेल हो गई। फेल हो गई वहां। फेल कैसे हो गई कि घुसपैठियों ने घूस देके आधार बनवा लिया, घूस देके राशन कार्ड बनवा लिया, घूस देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, घूस देके वोटर आईडी बनवा लिया, और बाद में चूंकि पटवारी वगैरह आ रहे थे वो रजिस्टर में नाम देखने जोड़ने के लिए, वो 2-3 हजार 4 हजार रुपए देके रजिस्टर में नाम जुड़वा लिया। अब पटवारी निकले बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा अगर घुसपैठियों का नाम जोड़ दूंगा तो असम की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इतने शातिर निकले कि उन्होंने क्या किया कि जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम के लोगों का नाम निकाल देते थे, जिससे जो जनसंख्या वो मेंटेन रहे। जी जी। तो भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम ये हुआ कि घुसपैठिए तो भारतीय बन गए और जो भारतीय थे बेचारे वो बाहर के हो गए। ये सिचुएशन। दूसरा सर, अपने घटिया कानूनों का दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। असली गांधी जी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया था अफ्रीका में जी। 3 करोड़ उससे वसूल लिए गए और 7 साल की सजा हुई। मात्र 3 करोड़ का घोटाला किया था। हमारे यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, आज तक 7,000 करोड़ भी वसूला नहीं गया और किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। सही। 1,76,000 करोड़ का 2G हो गया, किसी से 176 करोड़ भी नहीं वसूला गया और किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 186 करोड़ भी वसूला नहीं गया और किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। ये तो सिचुएशन है। तो ये क्या कारण है कि हम सर विदेशी कानूनों को क्यों नहीं देखते? हमारे सांसद, जनप्रतिनिधि, जिनको इसी काम के लिए इतना वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो ऐसा करते क्यों नहीं? विदेशी कानूनों के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं समझता हूं उसका समय अब आया है। हर चीज का एक समय होता है और विक्टर ह्यूगो ने कहा था उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज नहीं है उस विचार की जिसका समय अब आ गया हो। जो आपने जिसको विचार को किया है आज उससे ज्यादा सशक्त और अपरिहार्य और उपयुक्त न कोई विचार हो सकता है, न समय हो सकता है। और देश काल परिस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो इसका साथ देगा वो धन्य होगा, जो साथ नहीं हो देगा वो फिर समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त हो जाएगा, उसकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको शुभकामना देता हूं, जो आपके साथ जुड़ेगा वो धन्य होगा और देशभक्त माना जाएगा, जो नहीं जुड़ेगा उसका दुर्भाग्य है। आपने सर इतना समय दिया, अपने मुझे पता आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है, आपने समय दिया, मैं आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। 8 अगस्त को आपका हम इंतजार करेंगे जंतर मंतर पे, आप आइएगा जरूर सर। मैं जरूर आऊंगा अश्विनी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार। नमस्कार।